हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथनशाला। इस वीडियो में हम लोग आईसीएआर द्वारा कंडक्ट आईएआरआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जीके का देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लिया करिए। अगर पॉसिबल हो तो एक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर लिया करिए। इससे होता क्या है कि आपको एक जानकारी मिल जाती है कि आप तैयारी से पहले कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं, उसके बाद तैयारी के बाद आप कितना पा सकते हैं। तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा और आपकी तैयारी एक अच्छे डायरेक्शन में और अच्छे तरीके से हो सकती है। ओके गाइस, तो ये वीडियो जीके के लिए है। जो 25 क्वेश्चन जीके आता है उसका ये पहला पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग सारे 25 जीके इसके करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बोलेंगे इसके आगे तो हम लोग क्लासेस भी इसके लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम 25 क्वेश्चन का जीके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, हाउ मेनी शेड्यूल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स। कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने शेड्यूल्ड हैं। तो हम बात करें शेड्यूल्ड की, तो यहाँ पे पहले शेड्यूल्ड सबसे पहले आया था हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल थे 8। कितने शेड्यूल थे? 8, यानी 26 नवंबर 1950 1949 को जो हमारा 1949 1949 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड 8 थे। फिर उसके बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें नौवां जोड़ा जाता है, नौवां शेड्यूल्ड आ जाता है। फिर उसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें 10वां होता है जो दल बदल के लिए है। फिर उसके बाद आता है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारा 11वां जुड़ता है और 74 अमेंडमेंट में 12वां शेड्यूल जुड़ता है। यानी कि इस समय टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हमारे यहाँ पे इस समय 12 शेड्यूल्ड हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी बताया आपको हमने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया गया था? तो अभी आपको हमने ऊपर बताया 26 नवंबर 1949 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, बन गया था, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा यहाँ पे ये पूछ रहा है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। मतलब ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का यूज होता है। वैसे पहले तो कोल भी बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज होता है। अगर केवल बिजली बनाने में पूछता तो कोल का ज़्यादा यूज होता है, फिर यूरेनियम का ज़्यादा यूज होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था प्रीवियस ईयर में? ये हमारा, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज। ये बोल रहा है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जिसने प्राइस कंट्रोल के लिए सिस्टम बनाया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था प्राइस कंट्रोल के लिए। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, वो किसका? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था, और ये अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने टोकन करेंसी चलाई थी जो फ्लॉप रहा था, और दिल्ली से दौलताबाद इसी ने अपना वो राजधानी ट्रांसफर किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा। पांचवा क्या है? पांचवा है, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन जो म्यूजिशियन थे वो अकबर के शासनकाल में रहते थे, अकबर के दरबार में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया था सारा? तो सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला होता है 1930 में होता है, दूसरा राउंड टेबल होता है 1931-32 में होता है, और तीसरा होता है 1932 में होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इन तीनों में सबसे पहले, इन तीनों में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो तीनों में भाग लिए थे। भाग पहले पहले वाले में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन सेकेंड वाले में भी गांधी जी ने भी भाग लिया था, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में। ओके, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे हैं जिन्होंने तीनों 30, 31 और 32 तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश्ड। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये हमारा कानपुर में है। और राष्ट्रीय वन औषधि संस्थान कहाँ पे है? वन यहाँ पे औषधि संस्थान लखनऊ में है, और न्यू दिल्ली में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल एजुकेशन डे। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है वो हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और हमारे फर्स्ट शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके जन्म दिवस पे एजुकेशन डे मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोलता है? नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट है, नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट ये कृष्णा कृष्णा रिवर पे है। नागा अर्जुन किस पे है? कृष्णा रिवर पे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, द बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन। द बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन
बरमूडा ट्रायंगल हमारा वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ता है। जो सार्गेसो सागर है उसके हल्का सा नीचे थोड़ा सा पास में होता है बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा? 11 क्वेश्चन नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न फॉर ईयर 2008। यानी कि ये पूछ रहा है कि 2008 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009। 2009 में कौन सा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था जिसे लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2009 को? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा INS अरिहंत। INS अरिहंत को 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था। ओके गाइज, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ये पूछ रहा है कि लाइट का स्पीड किसमें सबसे कम होगा, लाइट का स्पीड सबसे कम किसमें होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लास। और सबसे ज़्यादा किसमें होगा इसका स्पीड, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होगा? वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। हमें पता है कि EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके लिए हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना मीडियम के ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसमें लाइट भी हमारा ये है, EMW का एक EMW है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें मीडियम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये वैक्यूम में सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। सबसे कम स्पीड ग्लास में होगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड शीट, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक, जब भी कोई आयरन होता है, को किसी भी चीज़ किसी मेटल की कोटिंग करनी होती है जंग से बचाने के लिए, तो उसे हम जिंक से गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, यानी उसके ऊपर जिंक का लेपन कर देते हैं, जिससे हमारा उस पे जंग नहीं लगता है और हमारा मेटल जो भी रहता है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। IBRD इज आल्सो नोन एज। IBRD वर्ल्ड बैंक का, IBRD जो है वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक और IMF जो है, ये 1944 में इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी कि 1944 में ये इस्टेब्लिश होते हैं, और इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में होता है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। ये दोनों एक ही साथ इस्टेब्लिश हुए थे, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है। और वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेजेंट में 5 ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड है, यानी कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अभी 5 पार्ट है, जिसमें से एक है IBRD। IBRD किसका पार्ट होता है? वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्ता किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य वॉज। वो कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में अगर पहले पार्ट 1 की बात करें तो 1 से 4 हमारे यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के बारे में है, यानी जो हमारा राज्य और यूटीज हैं उसके बारे में है। ये पार्ट 1 होता है। पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में हमारा है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ये है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक। 5 से 11 तक है हमारा सिटीजनशिप से। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा है 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 आर्टिकल तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद है आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या होता है हमारा? पार्ट 4 में हमारा है DPSP। DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 36 से 51A। 36 से 51A तक होता है DPSP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद DPSP, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच एमिस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट अडॉप्टेड अ सिंगल करेंसी यूरो। तो इसके बारे में बताएं। तो मतलब एक यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन जिसमें से बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसमें उसमें ये जो यूरोप के होते हैं, यूरोप के कंट्री होते हैं, यूरोप के कंट्री इसमें एक अपना यूनियन बनाए हुए हैं, तो जिसे यूरोपीय यूनियन बोलते हैं। इसमें एक ब्रिटेन है, ऐसा देश ब्रिटेन है जिसने अभी तक यूरो करेंसी अडॉप्ट नहीं किया है, यानी कि ये अपना खुद का करेंसी चलाता है, जिसे बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके में अपना करेंसी चलता है, और पिछले साल 2020 में ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अपना रास्ता अलग कर लिया, यानी कि वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया, जिसे ब्रेग्जिट बोला गया। ब्रेग्जिट, ब्रिटेन था और उसने एग्जिट कर लिया यूरोपीय यूनियन से, तो इसे क्या बोला गया? ब्रेग्जिट बोला गया। ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, ब्रेग्जिट। तो इस समय ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूके। यूके क्यों? ब्रिटेन ही बोलते हैं। यूके में 4 पार्ट आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री होते हैं। ओके दोस्त, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। 19 क्या है? परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर। UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है? इसके लिए एक ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। वो ट्रिक आपको याद रखना है, जिससे आपको ये याद हो जाए कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं। यूरोपीय यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, इनको वीटो पावर मिला होता है। वीटो पावर क्या होता है? जैसे कि अगर कोई
बिल पास होता है यूरोपीय यूनियन में, तो अगर उसमें से किसी एक ने भी मना कर दिया कि हम इस पे वीटो करते हैं तो वो बिल पास नहीं होगा यूरोपीय यूनियन में। तो ऐसे 5 कंट्री हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। उसमें कौन-कौन से हैं? पहला है यूएसए है, फिर उसके बाद है यूके है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। और कौन है? चाइना। ये 5 कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर मिला हुआ है। परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इनको याद करने का तरीका हम लोग अब हम जैसे रूसने के बाद आपका फेस कैसा होता है? देखने लायक होता है। रूसने मतलब कि रूठने के बाद आपका फेस क्या होता है? देखने लायक होता है। रूठने से मतलब हो गया आपका रूस, रूठने से मतलब हो गया आपका रूस, उसके बाद फेस FACE, FACE। रूठने के बाद आपका फेस देखने लायक होता है, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ से फ्रांस हो जाएगा, ए से अमेरिका हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा और ई से इंग्लैंड हो जाएगा और रूठने से हो जाएगा आपका रूठने से हो जाएगा रूस। रूठने से क्या हो जाएगा? रूस। तो ये 5 कंट्री हैं जिन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर डी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 20 सॉरी 20 क्या बोलता है? द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ के बुक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 21, द पार्टीशन ऑफ बंगाल द पार्टीशन सॉरी द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रीवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। इसके विरोध में क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। उसके बाद 1911 में जब वो इंग्लैंड के राजा आए थे, तब वहाँ पे 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1911, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट टॉकीज फिल्म वाज फर्स्ट टॉकीज फिल्म यानी कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलमारा। और पहली मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। पहली मूक फिल्म कौन थी? ये जो थी पहली म्यूट थी। मूक यानी मूक मतलब म्यूट थी, मतलब इसमें केवल चलचित्र चलता था, इसमें आवाज़ नहीं आता था, बिल्कुल आवाज़ नहीं था। लेकिन पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलमारा थी। आलमारा जो बोलती फिल्म थी उसमें चित्र भी आता था और आवाज़ भी आता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आलमारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 पे है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है किससे? फिशरीज से। फिशरीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 पे चलते हैं। 24, इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विथ। इंडिया किसके साथ फॉरेन ट्रेड मैक्सिमम रखता है? यानी मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड, ये उस समय का करंट अफेयर है और उस समय यूएसए के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड मैक्सिमम था। यूएसए के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड मैक्सिमम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है होगा हमारा ये 25। 25, द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज। मतलब ये बोला है कि मोस्ट ऑर्गेनाइज मतलब सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश कौन सा है? सबसे शहरीकृत कंट्री है हमारा, ये है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर सबसे ज़्यादा शहर वाला कंट्री है, यानी कि वहाँ पे सिटीज़ ज़्यादा हैं, आपको ग्रामीण इलाके कम मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन था जो ICAR के लिए कंडक्ट कराया गया था। ये हमारा 25 क्वेश्चन जो है जीके के लिए है। उसके बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आप इसके आगे हम लोग क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोशल साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और जीके के लिए हम क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।